biology will be of 90 marks. So out of this 90 questions, you will get 45 each. So 45, 45. So 45 will be from botany and 45 will be from zoology. I'll take care of this section. Every question will have 4 marks. तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज कितना होगा, है ना। तो टोटल बायोलॉजी का जो वेटेज है 360 मार्क्स का है ना। तो 180 मार्क्स यहाँ पे इसका हो गया और 180 मार्क्स यहाँ पे इसका हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप 180 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, ज़ूलॉजी में थोड़ा सा पार्ट कम है, सिलेबस कम है कंपैरेटिवली बॉटनी का थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होगा, है ना। और ज़ूलॉजी में यहाँ पर बॉटनी में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम और क्लासिफिकेशन के पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप बॉटनी में पढ़ेंगे और बाकी के क्लासिफिकेशन सिस्टम बॉटनी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम से। और देखो यहाँ पर अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि ज़ूलॉजी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो ज़ूलॉजी में जो सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वो आपको मिलने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने देखा होगा बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द बिगेस्ट पार्ट फ्रॉम वेयर यू विल गेट द क्वेश्चन। और फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया, तो हम लोग अभी एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन होंगे आपके और बाकी के भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं, बट देयर इज अ मेन पार्ट इज दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक। और बाकी जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जेनेटिक्स से इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों में मिलाकर के आपको जेनेटिक्स से मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग लेकिन स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन से। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें तब समझ में आएगी, वहाँ पर हम एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में कि फिजियोलॉजी कैसे-कैसे डेवलप हुई। तो क्लासिफिकेशन में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे-कैसे डेवलप हुआ, है ना? इसके बाद ही आपको इस क्लासिफिकेशन के पढ़े बिना आपको ना ही एवोल्यूशन सही से समझ में आ सकता है और ना ही आपको फिजियोलॉजी में वो डेवलपमेंटल अप्रोच देखने के लिए मिलेगी, राइट? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है। अगर इससे नहीं भी क्वेश्चन इनफैक्ट अगर आता ना, चाहे ज़ूलॉजी में चाहे बॉटनी में हो, तो हमें क्लासिफिकेशन फिर भी पढ़ना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं एनिमल किंगडम। ये पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ डू यू हैव आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन? फातिमा, शिफर, क्लासिफिकेशन सिस्टम पता है ना? 5 किंगडम पढ़ा तो होगा? ओके, ग्रेट। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा रफली आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं एनिमल किंगडम से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आपने व्हाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाइटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। तो व्हाइटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना, यहाँ पर सिस्टम में या आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म को, तो व्हाइटेकर ने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप इसको नोट डाउन ज़रूर करते जाएँगे, ठीक है। तो व्हाइटेकर ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसने 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया। तो उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दे आर ऑफ 2 कैटेगरी। तो 2 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कौन-कौन सी वो 2 कैटेगरीज़ हैं? तो देखिए, तो पहली कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हैं जो प्रोकैरियोट थे। तो प्रोकैरियोट्स को उसने अलग रखा और फिर उसने कहा कि दूसरे वो ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट्स है ना? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। फिर उसने क्या किया व्हाइटेकर ने? व्हाइटेकर ने इसके बाद प्रोकैरियोट्स के लिए उसने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। तो उसने कहा कि वो सब यूनिसेलुलर है, जितने भी प्रोकैरियोट हैं। इन सब के लिए इनको सबको उसने एक ग्रुप में रखा, जिसे कि हमने एक किंगडम कहा। तो पहला किंगडम उसने कहा कि इन सबको एक किंगडम में रखा जाएगा जो कि होगा मोनेरा। और मोनेरा में आप किनको-किनको पढ़ते हैं? अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लगे दोनों लोगों को तो मुझे बताते आना। तो मोनेरा में किसको-किसको रखते हैं? तो उसने कहा कि मोनेरा में हम लोग एक काम करेंगे, बैक्टीरिया को ही रखेंगे। तो बैक्टीरिया को रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, डीजे जिसको कि अपन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, है ना? और
यहाँ पर साथ में माइकोप्लाज्मा को रखा गया। तो ये 3 चीज़ें थी जिनको कि मोनेरा में रखा गया। फिर उसने कहा कि देखो भाई, ये जितने भी ऑर्गेनिज़्म है ना? तो अब दूसरी चीज़ क्या थी? यूकेरियोट। तो यूकेरियोट उसने बोला यूकेरियोट तो भाई 2 तरह के हो सकते हैं। अब यूकेरियोट 2 तरह के कौन-कौन से हो सकते हैं? तो उसने कहा कि यूकेरियोट देखिए 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। यूकेरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही थी। तो उसने कहा कि यूकेरियोट में जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट है इनको अलग कर दो। तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को अलग कर दिया गया और इनके लिए एक दूसरा किंगडम बनाया जिसे जिसे कि आपने क्या कहा? जिसे कि आपने प्रोटिस्टा कहा। अब प्रोटिस्टा को मिक्स्ड मिक्स किंगडम बोलते हैं। वो आप पढ़ेंगे जाकर के, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जब भी बॉटनी वाले सर आपको पढ़ाएँगे। तो प्रोटिस्टा में कौन-कौन आते हैं? तो मैं आपको तब तक बता देता हूँ। तो प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा वो आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना? और फिर कौन से प्रोटिस्ट आते हैं? दूसरे वो होते हैं जो एनिमल की तरह होते हैं। तो वो आते हैं होलोज़ोइक प्रोटिस्ट, है ना? और तीसरे कौन है? तीसरे हैं सैप्रोफिटिक, है ना? सैप्रोफिटिक। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आप पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा 3 कैटेगरी के होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में मैं आपको शॉर्ट में बताता जाता हूँ। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट आपने पढ़ा ही होगा 11th में, वहाँ पे पढ़ेंगे डायटम्स वगैरह और क्राइसोफाइट्स वगैरह। होलोजोइक में आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, सैप्रोफिटिक में आप पढ़ेंगे आकर के स्लाइमोइड्स वगैरह, है ना? तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज़्म हैं। फिर उसने कहा कि देखो भाई, जितने भी यूकेरियोट्स मल्टीसेलुलर हैं, उनको अलग किया जाएगा। अब ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला किस बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। तो ऐसे प्रोटिस्ट को अलग कर दिया गया जिनमें सेल वॉल पाया जाता है। दे हैव सेल वॉल, है ना? और दूसरों को उनको अलग किया गया, दे डोंट हैव सेल वॉल, डोंट हैव सेल वॉल। अब इसने कहा कि ऐसे प्रोटिस्टा जिनमें कि सेल वॉल पाया, जो मल्टी यूकेरियोट है, मल्टीसेलुलर है और सेल वॉल पाए जाते हैं, इनमें भी 2 तरह के हैं। पहले वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे फर्दर फिर से क्लासिफाई कर दिया। तो उसने कहा पहले वो जो नॉन ग्रीन है, मतलब सैप्रोफिटिक है, जो सीधे-सीधे बोला जो नॉन ग्रीन है। सेल वॉल तो है लेकिन ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। उनके लिए एक तीसरा किंगडम बनाया गया और उसे कहा गया क्या? फंजाई। तो यहाँ पे सभी फंजाई को रखा गया, ऑल टाइप ऑफ द फंगस। दूसरा उसने बोला कि ऐसे प्रोटिस्टेंट्स, सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोट हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल भी है और ग्रीन भी हैं। आप सबको पता है कि ये सब प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? प्लांट में। तो चौथा किंगडम बनाया गया प्लांटेई और उसने कहा कि ये जो 5 टाइप, ये जो नेक्स्ट टाइप के हैं, दोज़ हू डोंट हैव सेल वॉल, है ना? तो इसको उसने क्या किया कि उसको उसने एक 5th किंगडम में रखा। उसने कहा कि जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना? इनमें ये कौन है? ये अपने फूड को खा लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। तो वो कौन है? वो होलोज़ोइक हैं। उनके लिए एक 5th किंगडम बनाया गया और उसको क्या कहा गया? एनिमिलिया। उसे एनिमिलिया कहा गया, है ना? किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्लासिफाई। तो दिस वाज द विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर हम लोग किनके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी वाला जो पार्ट होता है वो आपको बॉटनी वाला। इस किंगडम में, इस क्लासिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि दिस इज अ कॉमन पार्ट। बहुत सारी चीजें होंगी जो ज़ूलॉजी बॉटनी में कॉमन होंगी, जैसे कि आप पढ़ेंगे जब ये क्या कहते हैं, आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज कॉमन पार्ट। बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, दैट इज कॉमन पार्ट। देयर आर नंबर ऑफ द पार्ट, जेनेटिक्स दैट इज अ कॉमन पार्ट। शिफत, फातिमा, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो नोट कर लो, हाँ? और थोड़ा-थोड़ा बोलते जाओ, मुझे बताते जाओ। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो बताते भी जाओ और इसे नोट भी करते जाओ आप। ओके। शिफत, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे और आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही इनफैक्ट मुझे। या मैसेज भी कर सकते हो आप मुझे, ऐसा नहीं है। मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? शिफत? ओके, ठीक है, राइट। तो डन। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम।
अब आते हैं एनिमल। देखिए, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के या क्लासिफाई करने के क्या-क्या बेसिक्स थे, किस चीज़ के बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को इतने सारे पार्ट में क्लासिफाई किया, है ना? तो एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे कई सारी जगह आप पढ़ोगे कि दे आर स्यूडोसिलोमिक, है ना? या ट्रू सिलोम पाई जाती है। भाई ट्रू सिलोम का मतलब क्या होता है ना? तो अब देखो आ जाते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, कि एनिमल को कैसे-कैसे किस-किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले आते हैं क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात, क्या मतलब हुआ इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी हुई है ना? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो बॉडी जो ऑर्गेनाइज होती है वो 3 लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है ना? तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है दैट इज सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब होता है कि बॉडी सिर्फ सेल्स का कलेक्शन है। तो सेलुलर लेवल का मतलब होता है दैट इज इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल। समझते जाइएगा पहले, फिर मैं आपको नोट करवा दूंगा जो आपको नोट करना है। कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो ये सिर्फ सेल्स का कनेक्शन है। मतलब यहाँ पर अभी भी किसी भी तरह का टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना? तो यहाँ पर नो सेल डिफरेंशिएशन ना, सेल्स को टिश्यू में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे किसी भी तरह का सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? बॉडी इज ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू लेवल। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि अब सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? टिश्यूज में, है ना? तो यहाँ पे बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यू। टिश्यू, तो यहाँ पर बॉडी टिश्यू से मिलकर के बनी। तीसरा क्या होता है? दैट इज ऑर्गन लेवल, है ना? तो ऑर्गन लेवल में आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ऊपर में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं है, मीन्स हार्ट जैसा कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, इंटेस्टाइन जैसा कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। जब हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गन डेवलप इन ऑर्गेनिज्म, है ना? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन, कुछ लोग इसको एक और कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। चौथा जो है दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना? जो कि हमारे आपके अंदर पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना? ठीक है? तो इनमें क्या है? मल्टीपल ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम। थोड़ा और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सेलुलर लेवल, बॉडी बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन है और एक सेल का दूसरे से कुछ खास लेना देना नहीं है। अभी आप थोड़ी देर बाद इसको क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे। जैसे आप स्पॉन्जेस में देखोगे, तो स्पॉन्जेस क्या है? स्पॉन्जेस आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स और कोई बात नहीं, उसमें टिश्यू जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किन में पाया जाता है? जैसे कि आप हाइड्रा में देखेंगे, तो हाइड्रा में क्या होता है कि जो ऑर्गन ये सेल्स होती हैं वो आपस में कलेक्ट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? जैसे कि आप देखेंगे एनेलिडा में, है ना? तो एनेलिडा में, एनेलिडा मतलब आर्थ्रोम में, तो एनेलिडा में क्या देखेंगे कि वहां पे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। और हमारे आपके अंदर कॉर्डेटा में आप देखेंगे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, इस तरह से। तो दीज आर द एग्जांपल। तो पहला हमारा जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, तो वो वही, ठीक है? नोट करो इसको। जहां पर आप दोनों को डाउट हो प्लीज पूछते जाइएगा, क्लियर करते जाइएगा। अगर आपको नहीं पता कि सेल्स टिश्यूज में कैसे होता है, क्या होता है, या कुछ कितने भी बेसिक बात अगर आपको नहीं पता तो आप पूछेगा जरूर।
क्योंकि मैं ये समझ कर पढ़ा रहा हूँ, आप दोनों ड्रॉपर के बच्चे हैं, तो मैं ये सोच करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको 11th और 10th दोनों क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू। शिफत, जैसे आपका नोट हो जाए, आप मुझे मैसेज ज़रूर करिए, है ना? इससे मुझे पता लगता रहेगा क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइट बी आपका माइक्रोफ़ोन ना काम कर रहा हो सकता है। तो आप मुझे मैसेज करते आइए। हो गया शिफत? नोट हो गया? ठीक है? अब देखिए, अब आगे चलते हैं। तो अब दूसरा क्या था? तो एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन का पहले जो क्राइटेरिया था दैट वाज़ बॉडी ऑर्गन। दूसरा है, सेकंड वन इज़ दैट इज़ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। अब देखो, यहाँ पर बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया पहला, है ना? तो पहले क्या है? तो सबसे पहले वो जिनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं, एसिमेट्रिकल, जिनकी बॉडी का कोई शेप फिक्स नहीं, तो पहले आते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है? अब देखो एसिमेट्रिकल के बाद में फिर दूसरे आते हैं, एसिमेट्रिकल आते हैं। एसिमेट्रिकल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया कई सारे पार्ट में। अभी बताते हैं एसिमेट्रिकल क्या है, आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया तो ऑलरेडी होगा। फिर आते हैं अ, पहले होते हैं स्फेरिकल। तो हमने क्या किया, बॉडी सिमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए और बी। उसके बाद फिर क्या है, इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसमें स्फेरिकल। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, रेडियल। थर्ड क्या है, थर्ड है बाइलेटरल, बाई रेडियल ही बोल दो, बाई रेडियल। ये बाद में आपको बताऊंगा बाई रेडियल क्या होता है। और फोर्थ है बाइलेटरल। तो कोई बता सकता है क्या कि बाई रेडियल किसमें पाया जाता है? बाइलेटरल, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एसिमेट्रिकल कौन होते हैं। अब आप देखो, एसिमेट्रिकल वो होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्पॉन्जेस, है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे जो स्पॉन्जेस होते हैं, तो स्पॉन्जेस, मैक्सिमम स्पॉन्जेस, कुछ को छोड़ के, जैसे स्पॉन्जिला टाइप के स्पॉन्ज को छोड़ के, तो मैक्सिमम स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं। रीजन क्या होता है, इनकी कॉलोनी इस तरह से एसिमेट्रिकल शेप की चारों तरफ फैली हुई होती है। अब इनको किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाना मुश्किल होता है ना? तो इन्हें आप ये एसिमेट्रिकल शेप के हैं। तो नोट करेंगे, the asymmetricals cannot be divided into two equal halves. Asymmetricals cannot be divided into two equal halves, है ना? तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, स्पॉन्जेस वो होते हैं जिनकी बॉडी को आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं। नोट करेंगे, अब इंपॉर्टेंट ये, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, most of the sponges are asymmetrical. However, अब हम लोग यहाँ पे नीट के एंगल से पढ़ रहे हैं। However, their larva have, अब इनका लार्वा होता है। However, their larva have radial symmetry and some sponges like spongilla, ये एक स्पॉन्ज है
है ना, इस तरह का होता है। सम स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला हैव, सम स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला हैव spherical symmetry. Next heading, symmetrical. Next heading, symmetrical body symmetry. Symmetrical symmetry is that where animal or animal is arranged in such a way. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, जस्ट अभी सही आ रही है फातिमा? अभी क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ तो नोट कर रहा था, नोट करेंगे। सिमेट्रिकल, फिर से नोट कर लो। सिमेट्रिकल symmetry is that symmetry in which animal is arranged in such a way that its body can be divided, into two equal halves. Body can be divided into two equal halves from one or two equal halves from one or more than one planes, from one or more than one planes, है ना। तो यहाँ पर हम उसको सिमेट्री बोलते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या एक से ज्यादा पार्ट में, है ना, कई सारे एक या एक से ज्यादा प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं सिमेट्री होती है, कौन कौन सी सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले आते हैं, नोट करेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। देखो, तो मैं अब यहाँ तो आप लिख चुके हो, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले आते हैं हम लोग spherical symmetry. The first one is spherical. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म, अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया स्पॉन्जिला, तो ये तो हो गया स्पॉन्ज, और दूसरा वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है, ये एल्गी है ना, बॉटनी वाले आपको सर पढ़ाएंगे ग्रीन एल्गी, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जिला की अगर बात करूं तो स्पॉन्जिला को हम लोग बॉथिंग स्पॉन्ज कहते हैं, मैं बात लिखवा दूंगा। ये इस तरह का स्पॉन्ज होता है, ये सबस्ट्रेशन से चिपका हुआ होता है और इसमें इस तरह के यहाँ पे पोर्स पा जाते हैं, इस तरह का एनिमल है। इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन से किसी भी प्लेन से आप इसको काटोगे, है ना, तो इसके किसी भी ऐसे प्लेन से आप कट करें, ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, ऐसे प्लेन से कट करें कहीं से भी, बस लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। आप इसको जब भी जिधर से भी डिवाइड करोगे, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, आप स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं, है ना। चाहे आप ऊपर से भी कट करोगे तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यही हाल वॉल्वॉक्स का है। वॉल्वॉक्स इस तरह से क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वॉल्वॉक्स एक कॉलोनी होती है ना, तो एक ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी की एक कॉलोनी होती है, ये बॉल की तरह होता है वॉल्वॉक्स, है ना, बिल्कुल एकदम बॉल की तरह होता है, इस तरह से बॉल की तरह होता है। और इसमें क्या होता है, इस बॉल में ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। देखो, तो आप देखेंगे कि वॉल्वॉक्स में अलग अलग सेल्स होती है, इनका ये मल्टी सेलर नहीं होता है,
इस तरह से छोटे छोटे वॉलवॉक्स जो होते हैं ये कॉलोनी में चारों तरफ चिपके हुए होते हैं। ये तो इसे हम लोग वॉलवॉक्स कहते हैं। तो वॉलवॉक्स में इस तरह से चारों तरफ एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी में आपने देखा होगा 500 से लेकर के 6, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी में कितनी सेल्स हो सकती हैं। तो एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी में यहाँ पे इस कॉलोनी में 500 से लेकर के 60,000 सेल्स हो सकते हैं। और वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम लोग कॉनोबियम बोलते हैं, कोइनोबियम या सीनोबियम आप बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉलवॉक्स को भी आप देख पा रहे हैं कि वॉलवॉक्स को भी आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कीजिए, बट प्रोवाइडेड वो जो लाइन होनी चाहिए वो इसके सेंटर से बस पास होनी चाहिए। आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दो इसके एग्जांपल होंगे, नोट करेंगे। इन स्फेरिकल सिमेट्री organism can be cut into two half. Organism can be cut into two half by any line or by any plane passing through center. और उसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला हो गया आपका और वॉलवॉक्स हो गया। नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेरी रेयर सिमेट्री, इट इज अ वेरी रेयर सिमेट्री, it is a very rare symmetry in it is a very rare symmetry in animals। तो बहुत रेयर टाइप की सिमेट्री है जो एनिमल्स में पाई जाती है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री नोट कर लीजिए। आप देखो रेडियल सिमेट्री का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे रेडियल सिमेट्री आप देखेंगे कि ये पाई जाती है इसमें आपके स्टार फिश में, आपको पता होगा स्टार फिश में पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, स्टार फिश में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। मेनली क्या होता है स्टार फिश, अब हम लोग पढ़ेंगे काइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो काइनोडर्मेटा में प्रोमिनेंटली पाई जाती है। तो आप देखेंगे ये स्टार फिश का स्ट्रक्चर, तो स्टार फिश फिश नहीं होती है, ये काइनोडर्मेटा का मेंबर है। ये इस तरह से आपने देखा होगा, बचपन से आप देखते आ रहे हैं, आपने 9th 8th 9th में भी पढ़ा होगा और 11th में तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा काइनोडर्मेटा में। तो ये स्टार फिश का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर स्टार फिश को अपन किसी भी रेडियस से पास होने वाली जो लाइन है ना, किसी भी ऐसी लाइन से दो इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो लाइन इसके रेडियस के थ्रू पास होनी चाहिए। हाँ, तो हम इसको दो इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर रेडियस से पास होने वाली स्टार फिश और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल होगा, नोट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ द सिमेट्री the organism can be divided into this type of symmetry. Organism can be divided into two equal half from the line passing through the center. Full stop. It is found in starfish, और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि स्टारफिश जिस फाइलम का मेंबर है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश, ऑलमोस्ट ऑल इकाइनोडर्म्स एंड हाइड्रा, दो इसके एग्जाम्पल।
तीसरी टाइप की जो सिमेट्री है वो पाई जाती है, उसको बोलते हैं बाई रेडियल। कोई बता सकता है कि आप दोनों में से कि बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है? कौन बताएगा? फातिमा बताओ, बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? शिफत कुछ बता रहे हो क्या? एनी आइडिया? चलो कोई नहीं। अच्छा फातिमा, यू हैव ऑलरेडी, डू यू हैव टेकन ऑलरेडी क्लास फ्रॉम मी? वर्टिकल प्लेन्स में जो दो इक्वल में डिवाइड करता है बाई रेडियल। ओके, देखो मैं बताता हूँ क्या है कि ऐसा नहीं है, वर्टिकल में नहीं। देखो एक ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरोब्रोंकिया। प्लूरोब्रोंकिया। प्लूरोब्रोंकिया कैसा होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं और ये टेंटिकल नहीं भी हो सकते, है ना? तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? दे आर टेंटिकल। तो ये प्लूरोब्रोंकिया जिस फाइलम का मेंबर है, उसको बोलते हैं टिनोफोरा। ठीक है? अब टिनोफोरा का मेंबर है, इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं, 2 टेंटिकल। अब देखिए, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं कि इसमें फ्लैजिला पाए जाए। तो कुछ ऐसे भी इसके मेंबर हैं, है ना? यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लूरोब्रोंकिया हैं या कुछ ऐसे भी टिनोफोरा हैं, जिनमें टेंटिकल्स नहीं पाए जाते। तो अगर इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं, तब तो भाई साहब इसको आप एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, समझना ध्यान से। तब तो फातिमा हम इसको एक ही पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? अभी और किसी प्लेन से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया बाइलेटरल। और दूसरा वाला देखो, इसमें वो नहीं है, तो हम इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में अब ये वाला क्या हो गया? रेडियल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल और प्लस रेडियल। इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला करके हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, वी कॉल्ड बाइरेडियल। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की सिमेट्री इस फाइलम में पाई जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि टिनोफोरा में बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है या प्लूरोब्रोंकिया में बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है ना? तो इस तरह की सिमेट्रीज़ यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है? ड्रॉ कर लो जल्दी से, मैं फिर लिखवा देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको ये वाला फाइलम पढ़ेंगे ना, तो भी देखो, अगर कोई ऐसा फाइलम हो, तो ये टिनोफोरा क्या है? टिनोफोरा क्या है? फाइलम है ना? इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं, उनमें दोनों ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल और रेडियल दोनों तरह। अब देखो, ये जो जिसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एनिमल का नाम है प्लूरोब्रोंकिया। प्लूरोब्रोंकिया की खास बात क्या है? कुछ प्लूरोब्रोंकिया ऐसे होते हैं जिनमें टेंटिकल पाए जाते हैं, ये जो टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, और कुछ प्लूरोब्रोंकिया ऐसे होते हैं जिनमें टेंटिकल नहीं पाए जाते। अब अगर किसी प्लूरोब्रोंकिया में टेंटिकल मौजूद हैं, जैसे इसमें मौजूद है ना? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब हम इसको सिर्फ यही एक प्लेन है जिससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। अच्छा, अगर प्लूरोब्रोंकिया में ये टेंटिकल नहीं है, तो हम इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं जो सेंटर से पास हो रहा हो, तो रेडियल सिमेट्री होगी।
इसका मतलब होता है कि प्लूरोब्रोंकिया में दोनों तरह की सिमेट्री पाई जा सकती है, बाइलेटरल भी और रेडियल भी। बाइलेटरल कब पाई जाएगी? जब उसमें टेंटिकल पाए जाएं, और रेडियल कब पाई जाएगी? जब उसमें टेंटिकल नहीं पाए जाएं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लूरोब्रोंकिया में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, आप बोलोगे बाइलेटरल, मैं बोलूंगा बाइलेटरल कैसे? अगर टेंटिकल नहीं हो तो रेडियल पाई जाती है। आप बोलोगे रेडियल, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, है ना? ना ना ना, स्फेरिकल नहीं है। देखो, वेट, मैं आपको प्लूरोब्रोंकिया का एक्चुअली डायग्राम देता हूँ। स्फेरिकल नहीं है, वो देखने में स्फेरिकल दिखता है, उसकी कॉम प्लेट पाई जाती है उसमें। लो, मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ, दोबारा फिर से भी दिखाऊंगा। ये है प्लूरोब्रोंकिया, है ना? अब देखो, इसमें हमें इनको भी लेना पड़ेगा। एक कॉम्ब प्लेट है, 1 2 3, ये दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4, ये कॉम्ब प्लेट, 1 2 3, ये कॉम्ब प्लेट, ये कॉम्ब प्लेट है ना? अब अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, कैसे? ऐसे डिवाइड कर दूं, तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? ठीक है, फिर मैं कैसे डिवाइड करूं? मैं इसको ऊपर से ही काट सकता हूं, सिर्फ इसी प्लेन से बाहर काट सकता हूं, इसलिए स्फेरिकल नहीं है ना? ठीक है, तो अभी क्या है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, क्या ऊपर से अपन काट सकते हैं? कैसे? रेडियस के थ्रू, है ना? ऊपर से रेडियस के थ्रू ऐसे ऐसे ही काट सकते हैं ना? इसका मतलब कैसा होगा? रेडियल हो गया, है ना? किसकी, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्लेट्स है ना, प्लेट्स की वजह से रेडियल हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कैसी सिमेट्री पाई जाती है? हम कहेंगे इसमें रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलो, अभी समझ आ गया ना? क्लियर है? ठीक, चलो नोट करो। ये डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग डिटेल में बाकी प्लूरोब्रोंकिया तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टिनोफोरा फाइलम ही पढ़ाऊंगा। नोट करो। व्हेन अ एनिमल बॉडी when an animal body have both kind of symmetry, when animal body have both kind of symmetry, both kind of symmetry, that is both kind of symmetry, that is bilateral, bilateral as well as radial, bilateral as well as radial, then bilateral as well as, we call this kind of symmetry, we call this kind of symmetry biradial, call this kind of symmetry biradial. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बायरेडियल होगा, नेक्स्ट है बाय, फातिमा प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ किसी बुक से? ठीक है, क्यों फातिमा, किसी बुक से प्रैक्टिस कर रही हो? यूजिंग एनी बुक? नॉट? हाँ, गुड 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 गुड, प्रैक्टिस करते रहना, मैं बीच में क्रॉस चेक करता रहूंगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड, इतना कर लोगे यू विल डू इट, यू विल मेक मोर देन 85। बायोलॉजी में बता रहा हूँ, जियोलॉजी बॉटनी दोनों को मिलाकर 85 आप क्रॉस कर जाओगे पक्का।
तो देखो बायलैटरल सिमेट्री आपको पता है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, एग्जांपल के तौर पे हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, नॉर्मली में बायलैटरली पाई जाती है। एग्जांपल के तौर पे ये आपका फ्रॉग हो गया, है ना? तो फ्रॉग हो गया, लिज़ार्ड हो गई, है ना? लिज़ार्ड हो गया। तो अब इनका क्या सीन है कि आप इनको सिर्फ एक ही ऐसी सिंगल प्लेन ही है जिसके थ्रू आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो यही एक प्लेन हुआ जिससे आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बाइलैटरल सिमेट्री। नोट कर लो। और ये मोस्टली किसमें पाई जाती है? कॉर्डेटा में पाई जाती है। कॉर्डेटा। नोट करो। In this kind of symmetry, the body can be divided into two equal parts through through a single line. In this kind of symmetry, the body can be divided into two equal halves into single line, either passing through anterior to posterior, either passing through anterior to posterior or dorsal to ventral or dorsal to ventral. कॉर्डेटा हो गया एग्जांपल, एक और नोट कर लो, नेमेटोहेल्मिन्थेस। इन दोनों में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाली हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर का क्या मतलब होता है? देखो, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये स्पर्म हो गया और ये एग हो गया, तो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेल। इन एग और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज होने के बाद जब दोनों फ्यूज होते हैं तो अभी क्या बनता है? एक ही सेल बनती है ना? जाइगोट। जाइगोट बनता है और एक ऐसा होता है डिप्लॉइड होता है, और कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। अब ये जाइगोट डिवाइड होने के बाद ना, बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। बहुत सारे पार्ट, तो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। मींस दिस इज मल्टीसेलुलर। तो डिप्लॉइड है और मल्टीसेलुलर है। ये हो गया। तो दिस इज एम्ब्रियो, आप इसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कैसा है? ये भी डिप्लॉइड है, सिंपल सी बात है ना? और कैसा है? मल्टी। अब क्या होता है फर्दर जो एम्ब्रियो होता है, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। अब डिपेंड करता है, ये एम्ब्रियो एवोल्यूशन के बेसिस पे कुछ एनिमल्स में, है ना, कुछ एनिमल्स में जो इसकी सेल्स हैं वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं और कुछ में 2 से ज्यादा लेयर में, है ना? तो क्या होता है कि कुछ में जो एम्ब्रियो होता है,
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो ये एम्ब्रियो है, ये 2 लेयर में डिवाइड है ना? 2 स्मॉल लेयर्स में डिवाइड। अब यहाँ से मामला थोड़ा समझने वाला बन। अब इसमें क्या है कि ये 2 लेयर हो गई, तो अब इन दोनों लेयर के बीच में एक, है ना? तो ऊपर एक लेयर बन गई सेल्स के और नीचे एक अंदर एक लेयर बन गई। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ऐसी ये लेयर नहीं है, ये लिक्विड भर जाता है और इस लिक्विड में कुछ सेल्स तैर रही होती हैं। तो अभी आप देख पाएँगे कि यहाँ पर जो लेयर बनी है, ये 2 ही लेयर बनी है ना? तो ये जो ऊपर वाली लेयर बनी है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो एम्ब्रियो 2 लेयर में डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको अपन एक्टोडर्म बोलते हैं और अंदर की तरफ ये जो लेयर बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर में डिवाइड हुआ। इस तरह के डेवलपमेंट को या इस तरह के एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट डिप्लोब्लास्ट। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिप्लोब्लास्टिक है, इस डिप्लोब्लास्टिक तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका एम्ब्रियो 2 लेयर से में डिवाइड हो, है ना? और इसी 2 लेयर से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा आगे चल के। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है? अच्छा, इसमें ये तीसरी लेयर नहीं है। ये जो तीसरी चीज़ है, इस चीज़ को या तीसरा एक डिवीज़न की एक लाइन है, जिसमें लिक्विड भरा है और कुछ फ्री सेल्स भरी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मीज़ोग्लोइया। मीज़ोग्लोइया। मीज़ोग्लोइया कोई भी सेल से बनी हुई लेयर नहीं होती है। ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? दिस इज़ मेड अप ऑफ लिक्विड एंड प्लस इट इज़ मेड अप ऑफ फ्री सेल। ठीक है? अब देखिए, दूसरे वो एनिमल होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इनमें ये क्या होते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है कि इनमें 3 लेयर्स पाई जाती है, समझिएगा बात। और जहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट लगे या कुछ ना समझ में आए तो वहाँ आप बताइएगा। तो ये लेयर होगी, दूसरी ये लेयर होगी और तीसरी ये लेयर। अब देखिए, इनका एम्ब्रियो जो होता है प्रॉपर 3 लेयर में डिवाइडेड होता है ना? तो सबसे बाहर वाली जो इनमें लेयर पाई जाती है, दैट इज़ एक्टोडर्म। उसके अंदर जो लेयर पाई जाती है, इसको मीज़ोडर्म कहते हैं, मीज़ोडर्म। और जो तीसरे अंदर वाली लेयर पाई जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एंडोडर्म। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म 3 लेयर में डिवाइड करते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जिनकी बॉडी 2 लेयर में डिवाइड होती है इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे स्पॉन्जेस डिप्लोब्लास्टिक। दूसरे आपके निडेरियन, निडेरियन है ना? मतलब जिनमें कौन आएंगे? ये आपके हाइड्रा वगैरह डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आते हैं? मैक्सिमम ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं। जैसे कि आप देखेंगे एनेलिडा, कॉर्डेटा, ये सब ट्रिप्लोब्लास्ट। तो नोट कीजिए। और कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिस्कनेक्ट हो तो पूछते जाइए। ठीक है, ग्रेट। तो देखो, हमें समझते जाना है चीजों को, है ना? हमें क्या करना है? समझते जाना है, क्योंकि अब हमें प्योरली सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमें कहानी नहीं लिखनी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी, आपको स्कूल में एग्जाम में नहीं देना है। अब देखो, तीसरा एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो तीसरा था बॉडी प्लान। बॉडी, भाई बॉडी प्लान क्या था?
समझिएगा। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट ब्लाइंड सैक, है ना। तो रुको, पहले सबसे पहले तो पहला तो क्या हो गया, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट प्लान। तो देखो सेल एग्रीगेट प्लान में यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी दिस इज द ऑर्गेनिज्म इज दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल। तो एनिमल इज कलेक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका स्पॉन्जेस हैं, तो दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल। स्पॉन्जेस हो गया इसका आंसर। तो इनमें कोई माउथ की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एनस की ऐसी कोई चीज ही नहीं पाई जाती। वाटर करंट से जो पार्टिकल आते हैं उनके सेल्स खाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे सेल एग्रीगेट प्लान में आप देखेंगे नो माउथ और एनस लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे माउस और एनस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, है ना। नो टिश्यू और ऑर्गन, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं पाई जाती। तो इसको हम लोग सेल एग्रीगेट देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा। ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सैक माने होता है बोरा, है ना। ये जो बोरे जैसे दिखाई दे, ब्लैंड ब्लैंड सैक स्पॉट। तो ये किसमें पाया जाता है, ये देखो पाया जाता है, आपको बताता हूँ, स्किल एंड ट्रेड्स में पाया जाता है। स्किल एंड ट्रेड का क्या मतलब हुआ, आप देखो हाइड्रा, आप देखते हो हाइड्रा स्किल एंड ट्रेड के मेंबर है। हाइड्रा में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हाइड्रा भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाइड्रा टिश्यू से मिलकर के बना। तो इस तरह से हाइड्रा पाया जाता है। ये हाइड्रा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। आप हाइड्रा में आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक इसका मुंह, यही माउथ है और यही एनस है। तो यहाँ पर सिंगल ओपन। अब ये कैसे काम करता है, दोनों तरह से काम करता है। माउथ के भी जैसा काम करता है और एनस के जैसा भी काम करता है ना। इस तरह का जो माउथ और एनस दोनों की जगह काम करें, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो भाई, क्या कहते हैं जब कोई भी चीज माउथ और एनस दोनों की जैसे काम करती है। फातिमा, पेरिस्टोम। तो पेरिस्टोम उसको हम लोग कहते हैं, माउथ को पेरिस्टोम कहते हैं, है ना। तो ये पाई जाती है किसमें, सिलेंट्रेटा में। तो यहाँ पर नोट कर दीजिए, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, और टीनोफोरा में जो अभी हमने पढ़ा, टीनोफोरा में पाई जाती है, और फ्लैटवॉर्म्स में पाई जाती है, फ्लैटेन प्लेटफॉर्म्स नोट करेंगे। इन ब्लाइंड सैक, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इन ब्लाइंड सैक प्लान, in blind sac plant, the body have single opening. In blind sac plant, the body have single opening, that is peristome. Full stop. This single pore we have as this single pore we have as mouth. The single pore we have as mouth as well as anus.
mouth as well as anus. ठीक है, थर्ड। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड बॉडी प्लान, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा थर्ड बॉडी प्लान है उसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। स्टॉप वर्टिब्रेट में यही प्लान पाया जाता है। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर में एक फिश हो गई, ये फिश। यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो हम ट्यूब मान लेते हैं इसको, दूसरा इसके अंदर एक दूसरी ट्यूब पड़ी जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। तो दूसरी ट्यूब कौन हो गई? ये इसकी हो गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और पहले वाला क्या है? पहले वाले इसकी क्या है? बॉडी लाइनिंग। तो पहले वाली ये है। तो यहाँ पे एक ट्यूब है बॉडी लाइनिंग और उसके अंदर दूसरी ट्यूब पड़ी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। नोट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, प्रॉपर दिस पार्ट इज कॉल्ड माउथ और एनस, दोनों मौजूद होंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। नोट करेंगे। In this level, organization, organ systems are present. Let's stop. The digestive canal have both mouth and anus. Let's stop. One tube is made up of body lining. One tube is made up of body lining and another one tube is made up of body lining and another one is made up of digestive tract. Clear भाई? तो ये था, है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ये किसमें पाया जाता है? आप एग्जांपल लिख लीजिए, कॉर्डेट्स। दिस फाउंड इन कॉर्डेट्स, है ना। तो इट इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स एंड इट इज फाउंड इन एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड, उसके ऊर सब में पाया जाता है, एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। तो एस्केलमेंथिस के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब में पाया जाएगा। चलो, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे बॉडी कैविटी और अब देखो, बॉडी कैविटी या सीलोम होती क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दूंगा, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज बॉडी कैविटी और सीलोम। ठीक, सीलोम।
देखो सीलोम क्या है, समझना मेरी बात को बहुत गौर से। हमारे आपकी बॉडी में, है ना, सबसे पहले क्या है, एक लेयर है बॉडी की जो एक्टोडर्म से बनी हुई है ना, और सबसे अंदर एक लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो एंडोडर्म से बनी हुई है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म मतलब कि हमारी डाइजेस्टिव कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और हमारी बाहर की बॉडी के बीच में एक जगह है। उस जगह में बहुत सारे ऑर्गन भरे हुए हैं, है ना? उस जगह में लिक्विड भरा हुआ है ना? जो फ्लूइड है, फ्लूइड भरा हुआ है, ऑर्गन भरे हुए हैं। उस पूरी जगह को अपन सीलोम बोलते हैं, सीलोमिक कैविटी कहते हैं। इसको हम सीलोमिक कैविटी बोलते हैं, इसको पार्ट को सीलोम, ठीक है? अब देखो, सीलोमेट, एसीलोमेट होता क्या है? तो अब आप देखेंगे, मैं आपको पहले इसका थोड़ा-सा कोरिलेशन है, जो हमने देखा था डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी कैविटी या सीलोम जो है, ऊपर वाले में देखेंगे कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, ये एसीलोमेट है। जैसे कि एग्जांपल हो गया नेरेरियन, यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मीन्स नो सीलोमिक कैविटी, ठीक है? अब आप देखेंगे यहाँ पर अंदर गट पाया जाता है और यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 हैं। इनके बीच में किसी भी तरह की कोई सीलोमिक कैविटी मौजूद नहीं, है ना? दूसरा देखेंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो ये क्या होने, ये डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, वो ध्यान समझना, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट निडेरियंस। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में कौन होंगे? प्लैटी हेलमिन। यहाँ पे भी देखेंगे गट मौजूद है, एंडोडर्म मौजूद है, मेसोडर्म मौजूद है और एक्टोडर्म। लेकिन इन तीनों के बीच में मेसोडर्म में किसी भी तरह की सीलोमिक कैविटी नहीं है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, एसिलोमेट, है ना? आप देखिए यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट क्या है? अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये गट है, एक्टोडर्म है, और सॉरी एंडोडर्म है, एंडोडर्म, और ये देखो मेसोडर्म है ब्लू वाली, और मेसोडर्म के बीच में यहाँ पे एक एरिया डेवलप है, इसको हम सीलोम कहते हैं। ये देखिए, इसको हम सीलोम बोलते हैं, है ना? और मेसोडर्म जो होती है उसी से सीलोम डेवलप होता है और एक्टोडर्म अलग हो गई। इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोमेट बोलते हैं। इस सीलोमेटिक कैविटी में जो लिक्विड भरा होता है उसको सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, और वहां पर बहुत सारे ऑर्गन फिल्ड होते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो हम अब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, ठीक है? अच्छा, कुछ और होते हैं जिनको कि भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं? सीडो सीलोमेट बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? एक और लिख देता हूँ, सीडो सीलोमेट। सीडो सीलोमेट क्या होता है? मैं तीनों नोट करवा दूंगा, तब तक आप समझ लीजिए। एक तीसरी चीज भी आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे, अरे ये हमारी हो गई एंडोडर्म, है ना? और एंडोडर्म के ऊपर हो गई हमारी ये मेसोडर्म हो गई, इसके ऊपर ये एक्टोडर्म हो गई, है ना? अब आप देखेंगे तो ये एक्टो और ये मीजो और ये एंडोडर्म, है ना? और ये बीच में आप देखेंगे गट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बीच-बीच, है ना? बीच-बीच, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर, इस तरह से छोटी-छोटी कैविटी डेवलप हो गई हैं। इन छोटी-छोटी कैविटीज़ में फ्लूइड भरा हुआ है ना? इन छोटी-छोटी कैविटी, तो ये छोटी-छोटी कैविटी में पार्ट हैं, इनमें सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग सीडोसीलोमेट बोलते हैं। ये प्रॉपर सीलोमिक कैविटी नहीं होती है। तो पहले हो गए हमारे डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट,
है ना, और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट और सीडोसीलोमेट। बताओ समझ आया कि नहीं आया फातिमा? बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट हो पूछो? बोलो फातिमा। लास्ट वाला देखो ना, इसमें तुम देखोगे ना, ये कैविटी मेसोडर्म में डेवलप हुई और ये पूरी रिंग के जैसी है ना, पूरे रिंग के जैसी कैविटी है ना, पूरी खाली जगह है। अब देखो जैसे हमारे अंदर भी क्या है, अब देखो बीच में पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनी है और बाहर बॉडी की लाइनिंग, उसके बीच में खाली जगह, पूरे में चारों तरफ ऐसे खाली जगह है ना, और उस खाली जगह में क्या है, ऑर्गन भरा, हमारा हार्ट भरा है, हमारा लिवर भरा है, हमारा लंग्स भरा हुआ है ना, ये सब चीजें भरी हुई है, हमारी किडनी भरी हुई है। तो वो कहाँ भरी हुई है? उसके चारों तरफ लिक्विड है, उस वो सीलोमिक कैविटी में भरी हुई है। इसमें क्या होता है, आप तुम खुद सोचो कि अगर हमारी बॉडी में ये इंटेस्टाइन और बाहर की जो दीवारें हैं, हड्डियां हैं, इनके बीच में छोटे छोटे दो चार पैकेट बने होते हैं, उन पैकेट में लिक्विड भरा होता है, तो हम क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। अब समझ आया? इसमें पूरी सिलोमिक कैविटी नहीं डेवलप हो पाती। बताओ। आप इसको नोट करो, फिर मैं तीनों लिखवा देता हूं, है ना। चलो नोट करो। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, पहला डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। हियर एंडोडर्म and coelomic cavity, diploblastic acilomet. Here, endoderm and coelomic cavity, both endoderm and coelomic cavity, both do not develop. Endoderm and coelomic cavity, both do not develop. Hence, they are called diploblastic. Hence, they are called diploblastic acilomet. Next point, triploblastic acilomet. The embryo of animal have the embryo of animal have all three kind of layer, all three kind of layer, hence it's triploblastic. Full stop. But mesoderm is completely filled with spongy cells. But mesoderm is completely filled with spongy cells. Hence, they also do not have, hence, they also do not have coelomic cavity called triploblastic acilomet. Next, triploblastic coelomet.
The animals have all three germ layer. The animals have all three germ layer, hence triploblastic. Hence triploblastic. Let's stop. The mesoderm develops coelomic cavity which is filled with coelomic fluid, which is filled with coelomic fluid. Full stop. These organisms with true coelom, these organisms with true coelom are called, these organisms with true coelom are called coelomate. Fourth, pseudocoelomate. नोट करेंगे, ये पाई जाती है एस्केलमेंथिस में और निमेटोडा में. मैं लिख देता हूं. इट इज फाउंड इन एस्केलमेंथिस एंड निमेटोडा. निमेटोडा को निमेटोएल्मिंथिस भी कहा जाता है. मैं लिख देता हूं निमेटोएल्मिंथिस, है ना, निमेटोडा को. ठीक है, तो एस्केलमेंथिस में पाई जाती है, निमेटोएल्मिंथिस में पाई जाती है. ठीक है, नोट करेंगे. They have false coelom. Here the mesoderm do not develop true coelom-like structure. Mesoderm do not develop true coelom-like structure. Full stop. The patches of blastocoelom, the patches of blastocoeloms remains present. The patches of blastocoelom remains present in the mesodermic region. ठीक है, क्लियर है भाई? बोलो भाई, फातिमा क्लियर है? ठीक है, तो ये नोट कर लिया, सब हटा लो ये. ग्रेट. One last thing, that is a segmentation of body. तो next part जो है body segmentation. देखो, बॉडी सेगमेंटेशन दो तरह से होता है ना. तो पहला होता है स्यूडो सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड और सेगमेंटेड बॉडी.
एक तो हो गए जिनमें सेगमेंट पाया नहीं जाता, अनसेगमेंटेड बॉडी, जिनकी बॉडी किसी भी तरह से पार्ट में डिवाइड नहीं होती है ना, जैसे कि आप राउंड वॉर्म, तो राउंड वॉर्म जो होते हैं ना, उनकी बॉडी किसी भी तरह से पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती। ये देखो इस तरह के राउंड वॉर्म्स होते हैं, दे आर राउंड वॉर्म, इनकी पूरी बॉडी एक सिलेंडर की तरह होती है। दूसरा हो गया स्यूडो सेगमेंटेड। स्यूडो सेगमेंटेड में बेटा क्या होता है कि ये सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड, बाहर से दिखाई देगी कि बॉडी कई सारे पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। कैसे? साइड से अगर देखा जाएगा तो एनिमल कुछ ऐसा दिखाई देगा, अब बाहर से तो दिख रहा है कि एनिमल की बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन एक्चुअल में एनिमल की बॉडी सेगमेंटेड ही नहीं है, अंदर से बिल्कुल सेगमेंटेड नहीं है। तो ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज स्यूडो सेगमेंटेड, है ना। और सेगमेंटेड क्या होते हैं? सेगमेंटेड वो होते हैं कि जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना, दैट इज इंटरनली सेगमेंटेड और डिवाइडेड इनटू मेनी चेंबर। तो जो इंटरनली सेगमेंटेड होगा वो इस तरह का होगा, प्रॉपर, है ना। और यहां पर इनके जो सेगमेंट्स होते हैं ऊपर वाले के, कौन? पार्शियली सेगमेंटेड को, इन सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। आपने देखा होगा कि पार्शियली सेगमेंटेड जो बॉडी होती है ये पाई जाती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में, है ना। प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। और सेगमेंटेड बॉडी में, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं या मेटामियर्स बोलते हैं, इनको मेटामियर बोलते हैं। कौन को? जो ट्रू सेगमेंट होते हैं इनको मेटामियर बोलते हैं। तो मेटामियर टू सेगमेंट्स में पाए जाते हैं और प्रोग्लॉटिस पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे इंसेक्टा आप देखेंगे ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये कंप्लीटली सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो दिस वाज सेगमेंटेशन। नोट करो। डन। और ठीक है, लास्ट थिंग नोटोकॉर्ड, एक और चीज बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, है ना, एक पाइप जैसा हॉलो स्ट्रक्चर होता है और ये ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में रन करता है। और इस स्ट्रक्चर का क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का काम होता है, इसके अंदर पाई जाती है नर्व कॉर्ड। इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट नर्व कॉर्ड। तो ये किसमें पाई जाती है? इट इज पाई जाती है, ये पाई जाती है, इट इज फाउंड इन कॉर्डेक्स, है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज हॉलो नोटोकॉर्ड, हॉलो नोटोकॉर्ड। और ये हॉलो नोटोकॉर्ड के अंदर क्या पड़ा है? नर्व कॉर्ड। नोट करेंगे, नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड is a cylindrical notochord is a cylindrical pipe-like structure. Notochord is a cylindrical pipe-like structure. Notochord is a cylindrical pipe-like structure where its function is to protect, where its function is to protect nerve cord. Full stop. It runs from anterior to posterior
It runs from anterior to posterior part of body full stop. It must be present in any stage of life cycle. Example, chordates. तो फातिमा, this was all about the basis of animal classification. अब बताओ किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो पूछो. सब समझ आया क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम स्पॉन्जेस, पहले फाइलम से स्टार्ट करें. ठीक है, पढ़ना जाकर के, और कोई डाउट हो तो पूछना. क्लियर? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. वेलकम बेटा, वेलकम.